सोचा है कि कुछ व्यक्ति बेहद बुद्धिमान वहीं कुछ व्यक्ति कम समझ रखने वाले क्यों होते हैं? वास्तव में ये विचारों का अंतर कहा जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में समस्याएं सुलझाने से संबंधित विचार अधिक आते हैं, वहीं दूसरी ओर कम समझ रखने वालों के दिमाग में शायद उतने विचार नहीं आ पाते। किंतु ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये विचार आते कहाँ से हैं? जब हम किसी समस्या को सुलझाने की सोचते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं और बिजली की वायरिंग में हुए किसी फॉल्ट को ढूंढ रहे हैं, कई घंटों से आप कोशिश कर रहे हैं किंतु खराबी कहाँ है आप पता नहीं कर पा रहे हैं। थक हार कर आप बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो बाद में देखूंगा। तभी आपके मन में कहीं से एक विचार आएगा, आप कहेंगे अरे फला चीज तो मैंने फला तरीके से चेक की ही नहीं। आप तुरंत अपने दिमाग में आए विचार के अनुसार कार्य शुरू करते हैं और समस्या को ठीक कर देते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान हमारे साथ अनेकों बार ऐसा होता है। पता नहीं कहां से कोई विचार हमारे भीतर आता है और जिस समस्या को खूब प्रयास करने पर भी हम नहीं सुलझा पा रहे थे, वो समस्या क्षण भर में ही सुलझ जाती है। कई बार कोई वस्तु खो गई हो तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, आप उस वस्तु को ढूंढना छोड़ देंगे, किंतु अचानक दिमाग में आए एक विचार से आपको ज्ञात होगा कि वो वस्तु अमुक जगह पर रखी है। आप वहीं जाते हैं और वो वस्तु आपको मिल जाती है। अब सवाल फिर से वही है कि आखिर वो विचार आया कहां से? दोस्तों, निकोला टेस्ला कितने महान वैज्ञानिक रहे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अपने आखिरी दिनों में टेस्ला बहुत कमजोर हो गए थे और बीमार रहने लगे थे। तब उनकी उम्र 85 वर्ष थी। अपने जीवन में उनके द्वारा किए गए विभिन्न आविष्कारों के कारण अमेरिकी सरकार द्वारा टेस्ला जी को सम्मानित करने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया। इस अवार्ड समारोह में 85 वर्ष के बूढ़े टेस्ला से पूछा गया कि आपने इतने आविष्कार और खोजें कैसे की? तो टेस्ला ने सवाल का बहुत ही अनोखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए सारे आविष्कारों की उपलब्धि उनकी नहीं बल्कि उनके मन में उठते विचारों की है। टेस्ला ने कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे तो दूसरे लोगों की बातें भी ढंग से समझने में दिक्कतें आती हैं, किंतु मेरे मन में सदा ही विचारों का उफान रहा है। इसी उफान के कारण सारे आविष्कार हुए हैं और इन विचारों से बुद्धिमानी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही दिमाग का। विचार दिमाग में आते जरूर हैं किंतु इन्हें पैदा दिमाग नहीं करता बल्कि ये कहीं ब्रह्मांड में पैदा होते हैं और इनसे आपकी समझ का कोई लेना देना नहीं है। निकोला टेस्ला के अनुसार वास्तव में मस्तिष्क को तो सिर्फ एक ही कार्य करने के लिए बनाया गया है और वो कार्य है शरीर को नियंत्रित करना। मस्तिष्क एक तरह का विद्युतीय आवेग उत्पन्न करता है जिनसे आपकी मांसपेशियां गति करती है। जब आप दौड़कर चलते हैं तो दिमाग हृदय में अधिक आवेश उत्पन्न करता है ताकि हृदय तेजी से धड़के और अधिक मात्रा में खून आपकी टांगों को मिल सके। जब कंप्यूटर पर कार्य करते हुए आपकी आंखें थक जाती हैं तो थोड़े पलों के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि मस्तिष्क आपकी पलकों को ऐसा करने के लिए संदेश भेजता है। रोटी का टुकड़ा मुंह में जाते ही आपके जबड़े कार्य करते हैं, उन्हें मस्तिष्क ही नियंत्रित कर रहा है। आप कसरत कर रहे हैं, शरीर गर्म हो गया तो मस्तिष्क पसीने की ग्रंथियों को पसीना निकालने के लिए निर्देशित करता है। वास्तव में यही तो कार्य है मस्तिष्क का, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना। इसके अलावा मस्तिष्क और कुछ नहीं करता। जब बात कल्पना की आती है, विचारों की आती है, तो ये सब हमारे मस्तिष्क में कहीं बाहर से आते हैं। हमारा मस्तिष्क इन्हें उत्पन्न नहीं करता और ना ही कभी कर सकता है। ये विचार तो ब्रह्मांडीय घटना है जिनके उद्गम स्थल को हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जब कोई महान संगीतकार एक बेहतर संगीत की रचना कर रहा होता है तो उसे विचार कहाँ से मिलता है? जब कोई लेखक दिल को छू लेने वाली कोई किताब लिखता है तो भला उसको वो विचार कहाँ से मिलता है? वास्तव में उन विचारों को उत्पन्न करने वाला दिमाग नहीं होता बल्कि ये विचार कहीं बाहर से आते हैं। इन विचारों से ही हम संगीत बना पाते हैं, किताबें लिख पाते हैं या आविष्कार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ वही सीखता है या वही करता है जो हम देखते और महसूस करते हैं। यदि आपने कभी हाथी को नहीं देखा या हाथी के बारे में नहीं सुना तो आप कभी भी हाथी को नहीं जान पाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि हाथी कितना विशाल होता है या उसके पास सूंड जैसा कोई अंग भी होता है। तो भला संगीत कैसे आया? नृत्य कहाँ से आया? पहली बार इंसानों ने गाना कैसे शुरू किया? आज भी बड़े संगीतकार जब नए संगीत की रचना करते हैं तो वो भला ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उस संगीत को ना कभी उन्होंने पहले सुना था और ना ही उसके बारे में किसी किताब में पढ़ा था। तो संगीतकार का दिमाग बिना सुने या जाने कैसे नए संगीत को सीख गया? वास्तव में संगीत तो ब्रह्मांड में फैला एक विचार है जिससे हर कोई प्रभावित रहता है। यदि इसे कोई एक संगीतकार अपने दिमाग से रचता तो ये संगीत उसी व्यक्ति तक सीमित रहता, किंतु संगीत पूरे राष्ट्र की अवधारणा को बदलने की क्षमता रखता है। अनेकों ऐसे गीत हैं जो सिर्फ कानों को ही सुकून नहीं देंगे बल्कि आपके रोंगटे तक खड़े कर देंगे। मानो वो गीत आपके डीएनए से जुड़ा हो, आपके भीतर आपके खून में बह रहा हो।
स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का गाया गाना ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी अचानक ही आपके भीतर देशभक्ति का जज्बा पैदा कर देता है। वही तेज आवाज में बजते ढोल की आवाज से खुद ब खुद आपके पैरों में थिरकन शुरू हो जाएगी। वस्तुतः संगीत हर किसी को प्रभावित करता है, हर कोई इससे जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि संगीत उसी ब्रह्मांड की उपज है जिस ब्रह्मांड की उपज हम सब हैं। जब आप फिल्म देखते हैं तो आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर ही जान जाते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है। भले ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को कहीं से ढूंढ लाए जो ना कभी संगीत सुनता है और ना ही फिल्में देखता है, किंतु वह व्यक्ति भी आंखें बंद करके फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनते ही जान जाएगा कि अब कोई खुशी का दृश्य है और अब सस्पेंस चल रहा है। दोस्तों, आपने विशाल पक्षियों के झुंड को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि सभी पक्षी एक दिशा में उड़ते रहते हैं, लेकिन अचानक वो किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। सभी के सभी एक साथ मुड़ते हैं। वो एक दूसरे को मुड़ते हुए देखकर नहीं मुड़ते। देखकर मुड़ने में तो समय लग जाएगा, लगता है वो पक्षी किसी विचार से मुड़ते हैं। मुड़ने का विचार सभी पक्षियों के मन में एक साथ उत्पन्न होता है, इसलिए उन सबके मुड़ने का समय और तरीका एक समान ही होता है। मानो कोई विचार उन सभी पक्षियों को नियंत्रित कर रहा हो और वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, जिस तरह से किसी वाईफाई से कई सारे कंप्यूटर और मोबाइल जुड़े हुए होते हैं। शायद उसी तरह से ही पक्षियों का, जानवरों का या हम सब इंसानों का दिमाग भी किसी प्रकार के वाईफाई से जुड़ा हुआ है। इसलिए कई मामलों में हमारा व्यवहार एक जैसा ही है। एक ही वस्तु से हम सब प्रभावित होते हैं। शायद हमें विचार प्रदान करने वाला कोई विशाल वाईफाई ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है। ब्रह्मांड की एक आधारभूत सच्चाई है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में मौजूद प्रभाव डालता है। इसने एक विशाल वाईफाई की ही तरह सभी कणों को जोड़ रखा है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटा भी आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रमा महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म तक को प्रभावित करता है। पूर्णिमा की रातों को मासिक धर्म होने वाली महिलाओं में रक्तस्राव कहीं अधिक होता है, वहीं अमावस्या की रातों में ये कम होता है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की ही तरह हमारे शरीर का भी अधिकतर हिस्सा पानी से ही निर्मित है। किंतु कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्णिमा और अमावस्या हमारे मन में उठते विचारों तक को प्रभावित करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार न सिर्फ चंद्रमा बल्कि मंगल, शुक्र, शनि या बृहस्पति समेत सभी ग्रह हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर असर डालते हैं। यदि ऐसा होता है तो शायद इसकी वजह भी इन ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल ही है। हमारा शरीर भी कणों से निर्मित है और गुरुत्वाकर्षण बल सभी कणों को प्रभावित करता है, यहाँ तक कि प्रकाश के कणों को भी। और जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार से सुदूर अंतरिक्ष में कहीं विचार उठ रहे हैं जो हम सभी के मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं। निकोला टेस्ला कहते थे कि वो हर रात नए विचारों की उम्मीद लिए ही बिस्तर पर जाते और सो जाते। सोते समय अपने साथ टेबल पर एक पेन और डायरी रखते थे और रात को सोती अवस्था में उनके मस्तिष्क में सपनों के रूप में विचारों का आगमन शुरू होता था। टेस्ला के अनुसार मैं सोता रहता और ब्रह्मांड मुझे सिखाता रहता। फिर मेरी आंखें खुलती और मैं उन तमाम विचारों को डायरी में लिख देता जो विचार ब्रह्मांड ने मुझे सौंपे थे, और सुबह उन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी प्रयोगशाला में जाता, निर्देशों का पालन करता तो एक नया आविष्कार हो जाता। इसी तरह से मैंने रेडियो बनाया, अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया। कई बार तो मैं डायरी में कुछ लिखता भी नहीं था, किंतु फिर भी सुबह मुझे डायरी का पेज भरा हुआ मिलता। पता नहीं उसे मैं नींद में लिखता था या विचार खुद ही अक्षर की शक्ल ले लेते थे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में इंसानों को चुनौती देने लगेगी। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर और रोबोट दिनों दिन बेहतर हो रहे हैं, तो एक दिन कंप्यूटर की बुद्धिमानी इंसानों के खिलाफ ही खड़ी हो जाएगी। किंतु निकोला टेस्ला मानते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तव में कंप्यूटर या सीपीयू उसी तरह से कार्य करता है जिस तरह से हमारा दिमाग कार्य करता है, बल्कि कई मामलों में तो सीपीयू हमारे दिमाग से भी अधिक तेज है। मुश्किल से मुश्किल गणितीय समस्याओं को कंप्यूटर पल भर में ही सुलझा देता है। जिस तरह से हमारा दिमाग हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से सीपीयू पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। भिन्नता केवल विचारों की है। हमारा रचयिता ब्रह्मांड है और कंप्यूटर के रचयिता हम। हमें ब्रह्मांड से विचार मिलते हैं और कंप्यूटर को हमसे। इसलिए यदि हम यानी कंप्यूटर के रचयिता ब्रह्मांड से अधिक शक्तिशाली हो जाए तो ही कंप्यूटर हमसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, किंतु ना कभी हम ब्रह्मांड से शक्तिशाली होंगे और ना ही कंप्यूटर हमसे। रची गई वस्तु कभी रचयिता पर हावी नहीं हो सकती। वीडियो देखने के लिए